नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक बात। आधुनिक बात में आज हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। आज हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति भी ऑलमोस्टली तुम प्लस टू तक पढ़ के आए हो, तो पढ़ के ही आए हो 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति क्या थी भी? किसी ने इसको एक क्रांति का रूप दिया, किसी ने इसको विद्रोह बोला, किसी ने इसको सैनिक विद्रोह बोला। अलग अलग रूप दिए गए, इसको अलग अलग नाम से जानी गई ये क्रांति। परंतु इस क्रांति करने से पहले हम जो है इसके प्रमुख पॉइंट है भी, उस टाइम ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था, हमारे यहाँ मुगल बादशाह कौन था, वो पॉइंट है वो लिख लो एक बार, फिर उसके आगे करेंगे। लिखोगे प्रमुख बिंदु 1857 की क्रांति के प्रमुख बिंदु में टॉपिक डाल लो। प्रमुख बिंदु पहला पॉइंट लिखो। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये 1857 की क्रांति के टाइम की बता रही हूँ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फार्मस्टन था। फार्मस्टन था। उसके बाद लिखो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भाई। उसके बाद लिखो मुगल सम्राट भी, मुगल सम्राट कौन था भी? बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लगाया तब, ये बहादुर शाह के बाद मैंने जफर लगाया तब आपको ध्यान रहेगा। अगर सीधा आ जाए तो बहादुर शाह ये कौन था भी? सेकंड था। जफर ना दिया हो तो बहादुर शाह कौन था भी? सेकंड था। बहादुर शाह जो फर्स्ट आ चुका है अभी पहले। क्लियर है? मुगल सम्राट कौन था उस टाइम हमारे यहाँ? जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था बहादुर शाह जफर था भी। उसके बाद लिखो विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किया गया था उसका नाम लिखो। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल भी। विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कैंपबेल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैंपबेल था। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह लिखो। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह
हाँ जी, कमल रोटी। देख लिया भी सभी बच्चों ने, मैं रिपीट कर रही हूँ भी। जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है भी, उस टाइम ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री कौन था भी? पारामेस्टन था। और उसके बाद अगर बात करें तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था भी? लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद जो मुगल सम्राट जो था वो कौन था भी? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड था भी। क्लियर है? उसके बाद जो विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किया गया था, किसको भी? कैंपबेल को। और विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद लिखो 1857 की क्रांति, जो अलग अलग पॉइंटों में पड़े। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति, इसका पहले हम स्वरूप पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वरूप पढ़ेंगे, फिर इसका कारण भी, क्या कारण रहे। उसके बाद पढ़ेंगे भी ये आरंभ कब हुई, प्रारंभ जो कब हुई। उसके बाद जो है विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद उसके जो है असफलता के कारण और परिणाम पढ़ेंगे। असफलता के कारण है और इसके परिणाम क्या रहे थे। ये अलग अलग हम पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट उठाएंगे। परंतु ध्यान रहे भी, क्योंकि जो अभी तो तुम जो है सीटी का एग्जाम दे रहे हो तो नॉर्मल जो आता है ये ऑप्शन टाइप आता है, भी निकाल दोगे। परंतु जब सब्जेक्टिव लिखना हो ना तो उसमें ये अलग अलग पॉइंट डाल के, हेडिंग डाल के लिखा जाता है उसमें विस्तार से। चाहे वो HCS का हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, ऐसे एग्जाम आते हैं उसमें सब्जेक्टिव लिखना होता है तो उसमें ये हेडिंग डाली जाती है। तो पहले स्वरूप जो लिखे, स्वरूप पॉइंट से लगेंगे, इनका जो है स्वरूप क्या रहा था। लिखें स्वरूप में इसको क्रांति का रूप दिया गया, विद्रोह का रूप दिया गया, इसे सैनिक विद्रोह बोला गया, इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। क्रांति, विद्रोह, सैनिक विद्रोह, स्वतंत्रता का संग्राम भी बोला गया इसे। ये इसके स्वरूप थे भी। इसको क्रांति जो 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं हम, 1857 का विद्रोह बोला गया, सैनिक विद्रोह कहा गया। सैनिक विद्रोह कहा था वो ब्रिटेन अधिकारियों ने कहा था। सैनिक है जो विद्रोह कहा था इसको ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा, वो लिख लो भाई। सैनिक विद्रोह इसको 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे भी? ब्रिटिश इतिहासकार थे। और इसको क्रांति और स्वतंत्रता का संग्राम कहने वाले भारतीय इतिहासकार थे।
तो इसको किस किसने क्या कहा वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसके साथ पढ़ेंगे। यहाँ तुम इतना ही लिख लो, इसको जो है क्रांति का रूप दिया, विद्रोह कहने वाले और स्वतंत्रता का संग्राम कहने वाले कौन थे? भी भारतीय इतिहासकार थे। और इसको सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे? भी ब्रिटिश इतिहासकार थे। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो भी कारण। कारण 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 हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, आर्थिक कारण भी, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। उसके बाद लिखो सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, जो तुरंत की घटना घटी थी ना, जो कारतूस वाला हम पढ़ते हैं। कारण अब एक एक, अब जो है अब बातें लिखोगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले हम राजनीतिक कारण पढ़ते हैं। 1857, क्योंकि क्रांति एकदम तो नहीं बनी ना, पीछे की घटनाएं लेके चलते हैं। जैसे 1853 की का राजनीतिक कारण, 1853 में कौन आया? लॉर्ड डलहौजी भी। कौन आया? लॉर्ड डलहौजी भी, जो क्या था? अभी भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी डलहौजी ने आते क्या कौन सी नीति चलाई? हड़प नीति में। ये इसके राजनीतिक कारण, हड़प नीति में। डलहौजी जो 1853 में भारत का क्या आता है? गवर्नर जनरल बन के आता है। और इन्होंने आते कौन सी नीति चलाई? हड़प नीति में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी हड़प नीति जो चलाई किसने चलाई? डलहौजी ने भी। हड़प नीति क्या थी? भी किसी राजा या किसी शासक का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए। अगर कोई भी राजा, जैसे हमारे अलग अलग देसी रियासतें थी भी, अलग अलग राजा जो है राज कर रहे थे अलग अलग, जैसे हैदराबाद का पढ़ते हैं, जूनागढ़ का पढ़ते हैं, अवध का पढ़ते हैं, बंगाल का क्षेत्र, तो अलग अलग राजा बैठे थे ना अलग अलग स्थानों पे। अरे बैठे थे या नहीं बैठे थे? पूरी कहानी पढ़ा चुकी हूं आपको। बैठे थे तो उन्होंने क्या किया भी, जिस कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, तो उसका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अभी उसका वंशज नहीं है, अगर वो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या कर लिया जाए? साम्राज्य को हड़प लिया जाए भी। और किस में मिला लिया जाए? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए भी। उस राजा का जो साम्राज्य है किस में मिला लिया जाए? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो यह जो है सबसे ज्यादा इन्होंने चिनगारी का काम कर दिया था। अभी वैसे तत्कालिक कारण जो हम पढ़ेंगे बाद में भी, इन्होंने जो है यहाँ से घटनाएं जो है क्या होगी थी, अलग अलग क्षेत्रों में राजा बैठे थे तो उनके मन में अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या उनकी भावना अलग से देखने नहीं, तो उसके कोई वंशज नहीं थे तो उसके कोई काका बुहा के थे वो भी वंशज बन जाते थे ना। तो यहाँ से जो हड़प नीति चलाई थी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भी हड़प नीति चलाने वाला कौन था? भी लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति क्या थी भी, जिस राजा या शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका क्या कर लिया जाए? साम्राज्य को हड़प के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। क्लियर है? क्लियर है? इसमें जो है सबसे ज्यादा
जो साम्राज्य जो अवध का भी, अवध अवध साम्राज्य है, सबसे उभर कर सामने आया भी अवध है। अवध का जो हमने पढ़ा था भी, अवध का नवाब कौन था भी? अवध के नवाब जैसे अलग रहे, हमने जो है बक्सर का युद्ध पढ़ा, बक्सर के युद्ध में उस टाइम कौन था अवध का नवाब? कौन था भाई? सुजाउद्दौला। कौन था? बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला भी। उसी के आगे बसत चलते हैं तो अवध जो उस टाइम साम्राज्य था वो सबसे बड़ा उभर के आया और इस साम्राज्य को हड़प लिया गया। उसके कारण जो है अभी अलग अलग जो जगह जैसे झांसी थी, ग्वालियर था, मेरठ था, तो ये वहां जो राजा बैठे थे उनमें ये जो है अंग्रेजों के प्रति एक भावना भी अलग से भावना बन गई भी। ये धीरे धीरे करते 1857 की क्रांति का रूप ले लेगी। उसके बाद जो है आगे पढ़ो भी आर्थिक कर, आर्थिक कर। इसमें आपको मेन पॉइंट है ये भी 1857, ये 53 लॉर्ड डलहौजी और हड़प नीति। उसके बाद आर्थिक कर। आर्थिक कारण जो मैंने तुम्हें अभी भी बताया भी, आर्थिक कारण क्या था भी? करों में वृद्धि। आर्थिक कारण क्या थे? करों में वृद्धि। आर्थिक कारण क्या थे? करों में वृद्धि। करों में वृद्धि जो हम पढ़ चुके हैं भी, स्थायी बंदोबस्त तो है, रेता बाड़ी है, महल बाड़ी है, उन टैक्सों में वृद्धि कर देना और उसके साथ जो है वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी उन टैक्सों में वृद्धि कर देना, ये भी उनका आर्थिक कारण था भी, करों में वृद्धि भी। अरे टैक्स समझते हो? अभी जिक्र किया था। चलो मैं थोड़ा इसका बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये। टैक्स भी जो दो प्रकार से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी के दोबारा चुकाया जाए, जिसे इनकम टैक्स में। और इनडायरेक्ट कर जो होता है जो लगाया किसी और पे जाता है और चुकाया किसी और के दोबारा जाता है, जैसे जीएसटी जो अभी हम पढ़ के आए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, उद्योग पतन जो मैंने बताया भी जो है भारतीय है, इन्हीं टैक्सों के कारण भारतीय उद्योगों का क्या हो गया था? पतन हो गया था, जो अब हम औद्योगिकरण हो गया था। कोई बात नहीं, बात सही है। भारतीय उद्योगों का क्या हो गया? औद्योगिकरण हो गया। जो बाहर वस्तुएं जाती थी उन पे जो निर्यात करता है उन पे भी टैक्स लगाया गया, और जो ब्रिटेन में लोग आयात करता थे उन पे भी टैक्स है लगाया गया, ताकि जो है भारतीय वस्तु ब्रिटेन में ना बिक सके और भारतीय उद्योग क्या हो जाए? उनका पतन हो जाए। तो जो आर्थिक कारण क्या रहे भी? उद्योगों का पतन हो जाना। और उसमें जो है अकाल की स्थिति में भी उन्होंने टैक्स लगाया भी, क्योंकि अब तो अकाल कम पड़ता है, उस टाइम अकाल बहुत पड़ते थे। अगर आपकी दादी परदादी से सुना होगा भी, अकाल के टाइम में भी कर का बोझ भी, कर का बोझ सबसे ज्यादा था भी, टैक्स का बोझ है सबसे ज्यादा था भी। अरे अकाल समझते होंगे, जैसे भूकंप वगैरह आ जाए, आते हैं, तूफान आ जाए, आंधियां चले, अभी आई है पीछे कई सालों से हमारे तो यहाँ, तो भी हम परेशान है सारे साधन होते हुए। उस टाइम जो है बंजर रह जाती थी भी, भूमि पे कुछ नहीं होता था, ना होने के बावजूद भी अंग्रेज अधिकारी क्या चाहते थे भी? उनको टैक्स दिया जाए। क्लियर है? ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति जो है लोगों की भावना में बदलाव लाती है, जो आगे 1857 की क्रांति का एक है कहीं रूप धारण करेगी। उसके बाद लिखो भी, उसके बाद क्या है भी? आराम। नहीं, कारण में क्या पढ़ लिया हमने? राजनीतिक पढ़ लिया, आर्थिक, सामाजिक पे। सामाजिक कारण, सामाजिक पढ़ रहे हैं ना, और तीसरा पॉइंट सामाजिक होगा, सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक में क्या था भी? अगर आपने, मैंने तुम्हें जो जिक्र करती हूँ, जैसे सती प्रथा भी, सती प्रथा, पुनर्विवाह, स्त्री प्रथा भी, स्त्री प्रथा पे रोक लगा देना, क्योंकि ये हमारा क्या था भी? हमारी एक परंपरा थी, कहते भी स्त्री प्रथा होना। अब मानते ना, उस टाइम के लोग नहीं मानते थे, वो अपना एक है, इसको क्या मानते थे? अपना एक है परंपरा मानते थे, स्त्री होना एक है परंपरा थी। अब भी कई रूढ़िवादी के ख्यालों के मिल जाते हैं ना,
भी जैसे अगर मान लो छोटी सी उम्र में कोई विधवा हो जाती है तो भी लोग क्या कहते हैं भी अगर छोटे छोटे बच्चों भी आप ब्याह नहीं कर सकते, तो ऐसी कहानियां थी। भी सती प्रथा भी अपने जब पति की मृत्यु के बाद अपने पति के साथ क्या हो जाना, सती हो जाना भी। और इसकी जो है जानकारी हमें कौन देता है वो बता दो। सती प्रथा का जो है जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है भी? आवाज क्लियर नहीं आ रही भी सभी की। सती प्रथा की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है हमें किसकी जानकारी देता है भी? सती प्रथा की। और इसमें किसका जिक्र किया गया था? प्रभाकर है वर्धन और उसकी पत्नी जो है कौन सी थी? यशोमती थी क्या? हाँ जी, वर्धन वंश के जो राजा थे प्रभाकर वर्धन और यशोमती की कहानी का उसमें उल्लेख किया गया है भी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती उनके साथ है सती हो जाती है। ये जानकारी हमें कौन देती है भी? ऐहोल अभिलेख देते हैं। और ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है भी और किस भाषा में लिखे गए? किस भाषा में लिखे गए? सारी कहानी मैंने तुम्हें 10-10, 15-15 बार रिपीट करके बताई। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्लियर है? और ये सती प्रथा जो है किसने रोकी थी? सती प्रथा मैंने तुम्हें बताया था भी राजा राम है मोहन राय और कौन था भी? लॉर्ड है विलियम बेंटिक था भी। सती प्रथा जो कब रोकी गई? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी भी। ब्रिटिश अधिकारी था वो कौन था भी? ये मैं आगे भी तुम्हें सती प्रथा का कराऊंगी जिन बच्चों ने, कोई बात नहीं भी सारी क्लियर। यहाँ तो ये रीजन बताया गया भी कैसे उन्होंने हमारी परंपराओं पर आघात पहुंचाया ब्रिटेनों ने, और उसके बाद हमारे में भावना उनके प्रति क्या रही उसके कारण बता रही, रीजन बता रही। पुनर्विवाह जो है, पुनर्विवाह शुरू किया था वो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। पुनर्विवाह की प्रथा जो शुरू की थी वो किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अरे पुनर्विवाह समझते होंगे भी किसी का पति छोटी उम्र में मर जाए तो दोबारा वो ब्याह कर सकती है, ये पुनर्विवाह होता है। मैडम दोबारा कहाँ, एक बार भी नहीं हो रहा। एरन में मिला ना ये, मैं अभी खड़ी फिर मैं, चलो बच्चों ने देख लिया होगा, मेरे को डाउट तो था। कौन से अभिलेख में था भी? अब बदल गए। मैंने तुम्हें ये कहा भी जब तुम क्वेश्चन आए तुम बदला मत करो, चाहे पीछे देख लिया करो, कॉपी तुम्हारे हाथ में होती है। ये मैं यहाँ खड़ी खड़ी नोट तो कर रही थी, मैं कहती गलत तो है बच्चों का क्वेश्चन, फिर मैंने चलो देख लिया होगा। बच्चों लिखो भी, एरन अभिलेख लिख लो भी। ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी? पहले ऐहोल मत, इसको मिटाना मत भी, ऐहोल में बताओ भी किसकी, ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी है भी? एक मिनट, ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है भी? लिख लो। इस पहले ऐहोल अभिलेख लिख लिया है तो इसके बारे में भी लिख लो। ऐहोल अभिलेख जो है हमें पुलकेशियन सेकंड, जिस पुलकेशियन सेकंड जो है राजा, उसकी जानकारी देता है भी पुलकेशियन है। इसके बारे में बताता है भी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और हर्षवर्धन जो है किस वंश का राजा था भी? वर्धन वंश का था भी। चलो मेरे को ये बीच में अब कहानी बतानी पड़ेगी जब ये वाला भी लिखा है। पहले सुनो भी फिर इसको लिखना, पहले सुनने में फायदा है, पहले सुनो पूरी कहानी। वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का राजा था कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने जो है पहली अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ भी? जो हरियाणा में कहाँ थी भी? थानेसर थी। और सेकंड राजधानी बनाई वो कनौज को बनाया था भी। पूरी कहानी हम हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और कहते हैं भी हर्षवर्धन ऐसा प्रतापी राजा था जो किसी से नहीं हारा था। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां की, एक बार भी ये नहीं हारा। परंतु जो है ऐहोल अभिलेख हमें जानकारी देता है कि जो हर्षवर्धन था वो एक बार हार गया था नर्मदा नदी के तट पे। जो किन के बीच में युद्ध हुआ था? पुलकेशियन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में जो लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी के तट पर जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन हार गया था भी? हर्षवर्धन हार गया था।
ये जानकारी, इस हार की जानकारी हमें कौन देता है? ये होल है अभिलेख देता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन है हारा था, ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? ये होल अभिलेख देता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? क्योंकि हर्षवर्धन क्या चाहता था? उत्तर भारत पे अपना साम्राज्य का विस्तार कर चुका था और वो चाहता था भी मैं दक्षिण भारत में अपना विस्तार करूं। तो नर्मदा नदी के किनारे उसको कौन रोक देता है? पुलकेशिन है द्वितीय उसको रोक देता है भी, और वह लड़ाई हार जाता है। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? ये अभिलेख देता है। अब लिखो भी सती प्रथा वाला। सती प्रथा जो है ये ए होल में ना एरण अभिलेख में थे। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में जानकारी मिलती। एरण ए मात्रा लगा लो, ये लो एरण अभिलेख। तो कैसे लिख लो? तुम्हें मैंने कहा हिस्ट्री में इससे ज्यादा शुद्ध और अशुद्ध में ज्यादा ध्यान ना दिया करो, बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन आएंगे ना वो भी आगे पीछे होते। तो एरण अभिलेख जो है हमें जानकारी किसकी देता है? सती प्रथा की। जो है क्या कर दिया भी उसमें? सती प्रथा भी पहले जो है साक्ष्य मिले थे वो प्रभाकर वर्धन, किसका पापा? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के पिताजी कौन भी? प्रभाकर वर्धन, और उसकी माता यशोमती है जो उनके साथ सती हो गई थी। ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? एरण अभिलेख देता है। और ये किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। एरण अभिलेख जो है किस लेखक की किसकी देता है? भी स्कंद की नहीं देता क्या? चलो उसके बाद आगे बढ़ो। क्लियर भी? पुनर्विवाह वो किसने शुरू किया? लॉर्ड कैनिंग ने। और जो है सती प्रथा जो है किसने रोक लगाई हुई है? 1829 में राजा राम मोहन राय, क्योंकि उसका बड़े भाई थे उसकी डेथ हो गई थी और उसकी भाभी जो है उसके साथ सती हो गई थी। तो उसका जो बड़ा आघात पहुंचा था इस बात को लेके भी, उसकी भाभी को जो है जबरदस्ती उसके साथ जलाया गया था। तो ये बात उसके मन में कहीं ना कहीं खटक रही थी और उन्होंने जो है क्या किया, उसे बेड़ा उठाया भी इस सती प्रथा को मैं समाप्त कर दूंगा। तो एक अधिनियम लेके आए जो कब आए? 1829 में। भी कोई सती प्रथा जो है कोई सती नहीं होगी, भी कोई स्त्री जबरदस्ती नहीं होगी, मन मर्जी से भी अपनी मर्जी से हो सकती है। क्लियर है भी? क्लियर है? उसके साथ जो है धार्मिक कारण रहा, एक छोटा सा धार्मिक कारण हो रहा है भी। आप तो अगर कहे ना अब तो पति कोई किस में करते हैं विकेद में, वो ड्रम है ना। चलो उसका एक धार्मिक कारण और लिख लो भी, एक धार्मिक कारण और लिख लो। सामाजिक और धार्मिक दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे ना, ये सामाजिक का धार्मिक कारण और लिख लो। धार्मिक कारण जो है 1813 का भी, 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या बोला गया भी? ईसाइयों को, ईसाई मिशनरी को प्रचार करने की इजाजत मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। ईसाई मिशनरी को या मिशनरियों लिख लो, एक ही बात है। ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। किसमें? 1813 का चार्टर एक्ट में। पढ़ के आए हैं पॉलिटी में? इसी के कारण जो है उनका जात ईसाइयों का क्या था भी, जो है ये मुगल जो थे उनका भी था भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एरिया जो है, अगर जो है मुस्लिम मुगल बादशाह जो रहे उनका मेन मकसद क्या रहा था भी, जो है ईसाई धर्म जो है ये मुस्लिम एरिया है, इन्हीं को प्रचार करना भी अपने धर्म का। तो हिंदू भी भारत कैसा देश रहा है? हिंदू रहा है। वैसे मानने में सारे आते हैं, इसमें सिख धर्म भी आता है, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, पर सबसे ज्यादा जो है रही है हिंदू धर्म रहा है। तो इसमें जो है 1813 में किसको छूट मिल गई थी? ईसाई मिशनरियों को मिल गई थी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ये भी लोगों में कहीं ना कहीं एक गलत भावना संकेत देती है जो अंग्रेजों के खिलाफ है। आगे क्या किसका कारण बन जाएगी? 1857 की क्रांति का कारण बन जाएगी। उसके बाद लिखो कौन सा पॉइंट है? सैनिक कारण। सैनिक कारण
यहां लिख देती हूँ। सैनिक कारणों में पढ़ रहे हैं ना हम, सैनिक कारण पढ़। सैनिक कारण में था भी 5 भारतीयों पर एक ब्रिटिश अधिकारी होता था। 5 है, सैनिक जो है सेना होती थी उसमें 5 भारतीयों के 5:1 लिख लो भी, ताकि आपको याद हो जाए भी 5 भारतीय थे और एक है उस पे ब्रिटिश अधिकारी होता था। क्लियर है यह बात। और इसमें जो है हमारे भारतीय सैनिकों में ये कारण क्या रहा, एक तो भाई रंग को लेके बहुत होता था, भी भारतीय जो है काले हैं, अंग्रेज जो गोरे थे, इनको लेके भी अंग्रेज सैनिकों में क्या हो गया था, एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। भी रंग को लेके यहाँ बहुत मतभेद होता था, भी जो है अंग्रेज हमारे रंग पे बहुत आघात करते थे। अब जो है अब भी करते हैं, कई बच्चे हैं जैसे नोट करते हैं भी, अगर किसी का रंग थोड़ा सा साफ हो ना, रंग कहते हैं ना भी भगवान, जिस भगवान को आप मानते हो, शिव जी का भी तो नीला है, कृष्ण जी का भी नीला है, फिर भी पूछते हो ना उन पे कुछ, जैसे अब कृष्ण जी रखते हैं उस पे कलर करवाते हैं, फिर भी उनको इतना सजाते हैं, फिर भी उस पे इतने भी, अगर आपका रंग सांवला, ऐसे गाने निकाले गए हैं। फिर जो मनुष्य अगर थोड़ा सा रंग काला होता है तो उस पे जो कमेंट करते हैं बच्चे, बच्चों की कह रही हूँ, ये तुम्हें भी सोचना चाहिए भी अंग्रेज करते थे तो हमारे भावनाओं में, और कोई बच्चा छोटा बच्चा हो ना, छोटे बच्चे मतलब, बड़े हो तो उनको तो पता ही चल जाता ना भी ये रंग दो है, दो ही बने हैं, बस कोई एक काला और एक सफेद। परंतु छोटे बच्चे होते हैं ना, उन चीज को ये टॉर्चर होते हैं छोटे बच्चे। स्कूलों में देखा गया है, स्कूलों में बोला जाता है भी तू तो, अभी भी हमारे घर है, गुड़िया है, तो उनमें भी बच्चे वो कहते हैं मामा मेरे को तो ये कहती है तू तो काली पड़ी है, तो उनमें ये बात बहुत बहस होती है। ये बात तुम दिमाग से निकाल दो, कोई धोला और काला नहीं है, जो सफेद रंग के थे और जो है वो वही उसी शमशान 4 भूमि, जो 4 दीवारी होती है उसी में जाएंगे, और जो काले हैं उसी में जाएंगे, और जो धनवाड़ है वहीं जाएंगे, और जो गरीब है वो वहीं जाएंगे। ये बात एक बार किसी ने कहा है ना, सुबह और शाम एक बार शमशान भूमि के दर्शन करने चाहिए, ताकि हमें अपनी औकात का पता चले भी हम कहाँ हैं और कैसे। और आज के टाइम में तो किसी चीज का कोई घमंड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता भी कहाँ खड़े हैं और किस टाइम हमारे प्राण निकल जाए। तो ये कह रही हूं भी कुछ पढ़ने के साथ कुछ सोच लिया करो, भी कमेंट करने से पहले। हम रंग जो है मांग के लेके नहीं आए भी, ये मालिक ने दिए, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं किसी पे, क्योंकि यह ज्यादा लड़कियों में देखने को मिलते हैं, लड़के इतना नहीं करते, लड़कियों में ये चीजें देखने को मिलती। तो अपने रंग का घमंड कभी ना करें, अपने रूप का घमंड कभी ना करें, कब चकनाचूर हो जाए ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और जिस दिन होगा ना तो आप अपनी सूरत देखने के लायक भी नहीं हो। जिसको घमंड है, मैं उन्हीं अब ये ना कहे भी हमारे पे कह रही, परंतु ये लड़कियों में देखी जाती है ये भावना, क्योंकि मैं खुद लड़की रही, तो ये चीजें मैंने नोट की है। बहू भी बन के जाती है ना तो भी ये कहते हैं बहू तो सुंदर है, धन भी बहुत लेके आई, बस थोड़ा सा रंग काला है, तुम गोरा कर दो। परंतु हर कोई ऐसा ना भी कह नहीं पाता। मैं कमेंट करती हूँ सामने, चाहे कितना भी, ना मैं किसी से डरती हूँ, मैंने आप अब भी कहती हूँ, ना मेरे को खौफ होता है भी टीचर क्या सोच रहे होंगे, ना मेरे को खौफ होता है बच्चे क्या कहेंगे। मैं जो बात होती है ना मैं सामने रखती हूँ, मैं ना किसी से डरती हूँ, ना मेरे को कोई कहता है भी, जैसे बच्चों को लेके हो भी, गुड़िया हो तो कमेंट करता है, मैं सामने से विरोध करती हूँ, पीछे से मैं कुछ नहीं करती। परंतु ये समाज है, इस समाज में आपको रहना है, पढ़ाई के साथ ये बातें भी झेलने को मिलेगी, और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके सामने ये बातें अब और पेश होगी। मैंने तो आधी उम्र जी ली है, तो ये मैं पेश भी कर रही हूँ, परंतु तुम बच्चियां हो, आगे भी जाओगे तो इन बातों को पेश करो, तो तुम्हें ये समझ होनी चाहिए भी उसको कहना क्या है, तुम ये बातें रख सको। इसलिए चलो, तो जो है सैनिक कारण क्या रहा था भी, उसमें 5 जो भारतीय सैनिकों के पीछे क्या था, एक है अंग्रेज अधिकारी था, और उनमें रंग को लेके भी भेदभाव रहा था, और उसमें सैनिकों में 1854 में बातें नहीं दी, 1854 में एक डाक अधिनियम लाया गया। डाक अधिनियम क्या था भी,
डाक क्या होती है पहले तो ये बता दो। हाँ, जो लेटर भी, जो लेटर है लिखते हैं हम एक दूसरे को, और जो पहुंचाने का काम करते थे सैनिक जो थे वो अपने घर में एक लेटर भेजते थे भी हम सही हैं, कुशल मंगल है। उसी डाक अधिनियम के तहत उसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उस डाक अधिनियम के तहत है, उस डाक को रोक दिया गया भी सैनिक अपने परिवार के साथ संबंध बना के ना रखें और अपनी घटनाओं की जानकारी ना दे। और यह अधिनियम जो है आगे सैनिकों में कैसी भावना पैदा कर देगा भी, विद्रोह की भावना पैदा कर देगा, क्योंकि उसी के जरिए ही वो अपने परिवार का हालचाल पूछते थे ना। तो वो क्या कर दिया, डाक अधिनियम के तहत उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद लिखो 1856 में अवध पर कब्जा भी पर है, अवध पर कब्जा भी। यहीं भी जो है सैनिक छावनी थी और अवध का है, यहाँ सबसे ज्यादा अवध वाला क्षेत्र। एक मिनट में पहले थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। ये हमारा भारत, इसके बीच में जो 1857 की क्रांति यही फैली थी, इतनी जगह पर फैली थी, इसके बीच में क्षेत्र यही जो अवध था, यहां से अवध से सबसे ज्यादा सैनिक थे, सबसे ज्यादा जो है सैनिक ब्रिटिश सरकार में सैनिक भर्ती हो रहे थे, वो सबसे ज्यादा कहां के थे, अवध के थे। अवध पर कब्जा कर लिया था किसने, ब्रिटिश ने। तो ये बात जो है सैनिकों को कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचाती है भी हमने इन्हीं की सेना में रह के इनका जो है हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमारे अवध को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। उसी के कारण जो है सैनिकों में कैसी भावना आ गई थी, विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो उसके बाद लिखो भी संतकालिक कारण, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो ये लिखो, थक तो नहीं गए, बस 5 मिनट का खेल हो रहा है। चलो संतकालिक कारण, संतकालिक लिखो भी 1856 दिसंबर की घटना है, एक 1856 दिसंबर की घटना है, जिसमें उस टाइम जो बंदूकें प्रयोग होती थी उसकी जगह एनफील्ड राइफल लाया गया भी। पहले सुन लो, 1856 में एक बंदूक यूज होती थी, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह बंदूकों की जगह कौन से लेके आए, बंदूक भी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल लाया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति की जगह पहुंच रहे हैं ना, हमें भी रीजन बताए गए हैं तत्कालिक कारण। बंदूकें जो यूज होती थी उसकी जगह एनफील्ड राइफल लाए गए। और कहते हैं भी इनमें एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो प्रयोग होते थे, वे कहते हैं उन कारतूस पे जो चर्बी लगी थी, चर्बी लगी थी वो सुअर और गाय की में। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डलते थे उन पे जो चर्बी लगी हुई थी वो किसकी लगी हुई थी, सुअर और गाय की चर्बी थी। और सुअर जो है किसका है भी, मुसलमानों का, और गाय है वो हिंदू धर्म की। तो दोनों ही सैनिक सबसे ज्यादा वहीं थे, तो उनको ये बात जो है सही नहीं लगी, उन्होंने क्या कर दिया भी, हथियार जो है कारतूस जो चलाने से इनकार कर दिया और विद्रोह हो रहे थे। तो उसमें एक पहली घटना घटती है, वो लिखो भी
फरवरी 1857 में पहली घटना घटी थी भी फरवरी 1857 में, जो कहा एक दमदम जगह पड़ती है अभी बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में एक दमदम जगह पड़ती है। बताऊंगी मैं, ये तुम्हें मानचित्र से भी बताऊंगी। हाँ, दमदम जगह। वहां से सैनिकों ने क्या कर दिया, उन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया और वहीं से ये कहानी जो है स्टार्ट होती है। और इसमें जो सबसे पहले जो अप्रैल में जो मंगल पांडे जो 8 अप्रैल को जिनको क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, उस 1 मिनट पहले उससे कहानी है। कारतूस जो चलाने से मना करते हैं तो वहां जो लेफ्टिनेंट आता है, एक लेफ्टिनेंट था एक सार्जेंट था, जिनको क्या कर दिया मंगल पांडे ने, उनको गोली चला के घायल कर दिया था। और इसी के कारण जो है मंगल पांडे को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी मंगल पांडे को पहली जो है 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। उसी से जो है ये क्रांति रूप धारण करेगी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी पहला ऐसा क्रांतिकारी जो जिन्होंने सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। लिखोगे, आरंभ में लिखोगे, आरंभ लिख लो। मैंने एक पॉइंट और लिखा है ना तुम्हें, ये तो कारण बता दिए, सारे कारण हो गए। अरे कारण बता दिए सारे, मैं रिपीट करा देती हूँ जिन बच्चों एक बार पीछे। चलो हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा भाई, स्वरूप पढ़ा। स्वरूप में मैंने तुम्हें बताया भी इसको क्या बोला गया, क्रांति बोली गई, विद्रोह बोला गया, सैनिक विद्रोह बोला गया, स्वतंत्रता का संग्राम बोला गया। और जो सैनिक विद्रोह कहा वो किसने कहा गया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने। और जो क्रांति और विद्रोह और स्वतंत्रता का संग्राम कहने वाले कौन थे भी, भारतीय इतिहासकार थे। तो उसमें उसके बाद जो कारण रहे, कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण रहे, धार्मिक रहे, सामाजिक और आर्थिक रहे, सामाजिक एवं धार्मिक रहे, और सैनिक कारण और तंत्रकालिक कारण रहे। उसके पहले हमने जो है राजनीतिक कारण क्या थे भी, हड़प नीति लेके आना, जो कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। उसके बाद जो है आर्थिक कारण क्या रहे, करों में वृद्धि करना भी, करों में वृद्धि करना, जो सबसे ज्यादा अकाल के टाइम भी कर जो वसूल ले गए। उसके बाद जो है हमारे उद्योगों का भी पतन कर दिया। तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी भी, हमारी आर्थिक स्थिति का धीरे धीरे पतन हो गया। और यही कहीं ना कहीं लोगों में एक भावना है अंग्रेजों के खिलाफ है, इनकी भावना पैदा करती है। उसके बाद सामाजिक कारण रहे, स्त्री प्रथा है, पुनर्विवाह है। लोगों ने कहा भी ये हमारी परंपरा को तोड़ रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अच्छे काम किए। अरे स्त्री प्रथा को बंद करना अच्छा ही काम था, और जो है पुनर्विवाह करना कोई बुरी बात नहीं थी भी। उसके बाद अच्छे काम किए, परंतु जो हमारे पुराने ख्यालात के लोग हैं आज भी वो बात मानते हैं ना, तो उन्होंने कहा भी ये जो है उनके प्रति, जो अंग्रेजों के प्रति अपनी जो है भावना, उन्होंने गलत सोचना शुरू कर दिया भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे जो है सामाजिक कार्यों में दखल कर रहे हैं, हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। धार्मिक जो रीजन रहे वो क्या रहे थे, धार्मिक रीजन भी, ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी। तो हिंदुओं के प्रति ये, हिंदुओं में ये भावना फैल गई भी अब जो है, और उनकी पॉलिसी भी थी ईसाई, एक ईसाई देश बनाना भी ईसाइयों की पॉलिसी भी थी, भारत को कैसा देश बनाए, ईसाई देश बनाए। उसके बाद जो रहा सैनिक कारण, जो है सैनिक कारण में हमने पढ़ा भी जो है एक तो ज्यादा भी 5 जो है भारतीयों पर एक है ब्रिटिश अधिकारी था, और इनमें जो रंग को लेके भी भेदभाव होता था। और दूसरा भी जो है डाक अधिनियम कब लाया गया, 1854 में डाक अधिनियम के तहत जो हो सैनिक अपने घर वालों से संपर्क करते थे डाक के द्वारा, वो भी डाक अधिनियम ला के उसको खत्म कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो है
अवध को कब्जे में कर लिया। कब कर लिया? 1856 में। और सबसे ज्यादा जो सैनिक थे भी वो कहां से थे? अवध के क्षेत्र से थे। तो उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। उसके बाद जो है तत्कालिक कारण है। तत्कालिक कारण क्या थे भी? जो है दिसंबर, ये 1856 की घटना है भी। उस टाइम जो बंदूकें प्रयोग होती थी उसको बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जो एनफील्ड राइफल लाए गए। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस है प्रयोग होते थे, गोली जो यूज होती थी उसको पहले मुंह से काटा जाता था और उसमें जो किसकी चर्बी लगी थी? गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। जो सुअर है मुसलमानों को और जो गाय है वो हिंदू धर्म के लिए पवित्र माने जाते। तो ये कहीं ना कहीं रीजन रहा। उससे पहले हमने जो है भी मैंने तुम्हें स्वरूप बताया, कारण बता लिया। कल जो है हम ये आरंभ करेंगे। अभी पढ़ना चाहते हो? थक गए मैडम? चलो, अब जो उसका आरंभ कब हुआ? अब जो इसमें करेंगे भी, ये कहां से शुरू होती है? दमदम से शुरू होती है, वेस्ट बंगाल से, फिर बहरमपुर जाती है, फिर बैरकपुर जाती है, मेरठ जाती है और मेरठ से दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली से ये कोटा ग्वालियर होते हुए इसी क्षेत्र में ये समाप्त हो जाती है। क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठे थे उस टाइम? मुगल सम्राट कौन बैठे थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड थे। और उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अरे 1857 की क्रांति पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? परमस्टन भी। और जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था भी? ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कैनिंग था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भी। और जो विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति नियुक्त किया गया था, किसको भी? कैंपबेल को। किसको नियुक्त किया गया था? कैंपबेल को। क्लियर? कल आगे का भी हम करेंगे। थैंक यू।